नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हरिद्वार से मिल रही है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब हाईवे पर ई रिक्शा और ई ऑटो नहीं चलेंगे। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईवे पर ई रिक्शा और ई ऑटो का संचालन नहीं किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए निर्णय लिया गया है। रूटों के निर्धारण के साथ कलर कोड से ई रिक्शा संचालित होंगे। ई रिक्शा और ई ऑटो के लिए 16 रूटों का निर्धारण किया गया है। एसपी ने रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है। सबकी बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता दें, हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश आया है। अब हाईवे पर ई रिक्शा और ई ऑटो का संचालन नहीं किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि रूटों के निर्धारण के साथ ही कलर कोड से ई रिक्शे संचालित किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। ई रिक्शा और ई ऑटो का संचालन अब हाईवे पर नहीं किया जाएगा, प्रतिबंधित होगा। 16 रूटों का निर्धारण किया गया है जहां पर ई रिक्शा और ई ऑटो चलाए जाएंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री कैलाश चंद्र गहतोड़ी के निवास पर पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही सीएम धामी ने काशीपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली, जिसमें पेयजल आपूर्ति के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सभी लोग आपस में अच्छा समन्वय करें। चारधाम यात्रा एक बहुत कठिन यात्रा भी है और पूरे देश में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। हमारा प्रयास है सबकी यात्रा आसान होनी चाहिए, सरल यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो। कर्णप्रयाग की बात करेंगे, जहां आयोजित ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन की बैठक में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने जल्द मानदेय देने और उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। कहा कि लंबे समय से डीलर अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं किया गया है। बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधन ब्रिजवासी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण अन्न योजना की गल्ला विक्रेताओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। संगठन को मजबूत कर एकजुट होकर समस्याओं के लिए संघर्ष करना होगा। इस मौके पर डीलर्स ने स्टेशनरी, इंटरनेट, समय पर भाड़ा और अन्य बिलों का भुगतान न होने पर नाराजगी जताई। खाद्य मंत्री से लेकर सचिव से लेकर के सभी विभागीय अधिकारियों से सभी गोदामों में कांटे लगाने की मांग की है। वो भी हमारी जल्दी पूरा हो जाएगी। ये भी एक समस्या, मेन समस्या है यहाँ पर, उसको हम शीघ्र हल कराने जा रहे हैं। और तीसरा एक मुख्य हमारा इस समय है कि सरकार फ्री में राशन बंटवा रही है। फ्री राशन है और राशन विक्रेता को पहले तो चालान में से कट के लाभांश मिल जाता था, जब 2 रुपए 3 रुपए में राशन हम कार्ड धारकों को देते थे। लेकिन आज कार्ड धारकों को सरकार ने मुफ्त राशन दिया है, तो उसमें हमारा लाभांश थोड़ा लेट हो जा रहा है। हम प्रयास करते हैं कि जल्दी आए, लेकिन कुछ लेट हो जा रहा है। मैंने प्रमुख सचिव खाद्य से इस मामले में बात की है। उत्तराखंड कांग्रेस ने अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री पर खुशी का इजहार किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने अयोध्या में जो कदम उठाया है वो अच्छा है। सरकार को केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर भी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने आगे कहा कि केदारनाथ धाम में तमाम पंडा पुरोहितों के आवास उजाड़े जा रहे हैं। चारों धामों में जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी सरकार को समाधान करना चाहिए। अच्छी बात है। अयोध्या में अगर उत्तराखंड भवन के लिए भूमि की रजिस्ट्री हो गई और जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही काम में लगा, इसलिए तो सभी को खुशी होनी चाहिए। और दूसरी ओर सरकार को भगवान केदारनाथ जी के दर पर जो पंडा पुरोहितों के जो है आवास तोड़े जा रहे हैं, जो भगवान शिव का जो है रास्ता खोदा जा रहा है, गड्ढे किए जा रहे हैं, वहां पर भी पंडित पुरोहित विरोध कर रहे हैं। उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तो देवभूमि है, चारों धाम यहाँ है और देश और दुनिया के सारे श्रद्धालु जो है उत्तराखंड में हमारी देवालयों में जो है श्रद्धा रखते हैं। तो वहाँ की भी जो समस्याएं हैं, सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो केदारनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, बद्रीनाथ जी में भी उतना ही ध्यान दे, यमुनोत्री गंगोत्री की भी जो शिकायतें आ रही है उनका भी जो है समाधान करे। और केदारनाथ में जो सोने की चोरी का रहस्य है उसको भी सुलझाए, कम से कम जनता को जो है वास्तविकता पता लगे।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हैं, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग भी निकाय चुनाव को सही से संपन्न कराने के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने को लेकर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित कर चुका है। निर्देशों का पालन करते हुए जशपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने एक विशेष अभियान चलाया। बूथों की तैयारी के साथ नए वोटर्स के लिए सभी पोलिंग बूथों पर बीएलओ को बिठाकर वोटर लिस्ट में 18 साल की उम्र में कदम रखने वाले लोगों को जोड़ा जा रहा है। निकाय चुनाव की चूंकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन नगर पालिकाओं द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं, वोटर लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से मिले निर्देशों के अनुसार वोटर लिस्टों में अगर कोई संशोधन होना है, किसी त्रुटियों में सुधार होना है, नए मतदाता जो छूट गए हैं उनके नाम सम्मिलित करने हैं, तो उसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निकाय चुनाव की चूंकि अभी उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यह जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि कुछ जगहों पर मतदाता सूची में त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह तक अभियान चलाकर छूटे हुए नामों को मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश है। 15 दिनों के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। आपको बता दें कि राज्य में 102 निकाय हैं और 99 निकायों में चुनाव होने हैं, जिसमें 3 निकायों में प्रशासक की अहम भूमिका है। निवर्तमान निकायों का कार्यकाल दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरा हो गया है। अभी चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके लिए अब प्रक्रिया तेज की जा रही है। निकाय चुनाव के लिए जो मतदान सामग्री वगैरह हमने पूरी तैयार कर ली है। अभी थोड़ा सा शिकायत आई थी कि कुछ जगहों पर मतदाता सूचियों में कई लोगों के नाम नहीं चढ़ पाए हैं, इसलिए हमने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो 1 हफ्ते का अभियान चला के फिर हमें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट दें, ताकि वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा सके। पौड़ी की बात करेंगे, जहां कोटद्वार में 2 शराब कारोबारी किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक शराब कारोबारी ने 2 राउंड हवा में फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 व्यक्तियों के आपस में कोई आर्गुमेंट हुई और उस आर्गुमेंट के उपरांत एक व्यक्ति के द्वारा हवा में गोली चलाई गई। इस शिकायत पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मौके पे हमारी जो लोकल पुलिस है उन्होंने ये पाया कि 2 व्यक्ति जो कि शायद शराब के कारोबार करते हैं, इन दोनों की आपस में कोई कहासुनी हुई और उस आर्गुमेंट के बीच एक व्यक्ति के द्वारा जो है हवा में 2 शॉट्स जो है फायर किए गए। इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिए हैं और जो वहां पे चश्मदीद थे उनके भी हम लोगों ने बयान नोट कर लिए हैं और उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी दून के रायपुर इलाके में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल रायपुर क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। 10 मई से गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही विश्व विख्यात उत्तराखंड 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व बाबा केदार के मंदिर को फूलों से सजाया जाने लगा है। मंदिर को लगभग 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। भारी संख्या में मजदूर मंदिर को सजाने में जुटे हैं। मंदिर को सजाने के लिए लगभग 10 टन फूल मंदिर पहुंचे हैं। उधर बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली तीसरी रात गौरीकुंड में गुजरने के बाद केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। गुरुवार को डोली केदारनाथ पहुंचेगी और मंदिर के भंडार कक्ष में विश्राम करेगी। वहीं शुक्रवार अक्षय तृतीया पर सुबह 7:15 पर बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। दस मई से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। 10 मई को विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे, जबकि 12 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रियों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर वाहनों का भारी दबाव बढ़ गया है। देश के अनेक राज्यों से तीर्थ यात्री यहां पहुंच रहे हैं। सोनप्रयाग में आज सुबह ही केदारनाथ धाम जाने के लिए यात्रियों की लंबी लाइन लग गई।
हम नंगल डैम से आए पंजाब से, केदारनाथ जा रहे हैं, पहली यात्रा में जा रहे हैं। पिछली बार भी आए थे सर हम, पिछली बार हमारे को मौका नहीं मिला देखने के लिए, बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बिल्कुल एंड बहुत खुशी है हमें, बहुत ज़्यादा। हम गाड़ी में और भी हैं, अभी 3-4 लड़के और हैं, मेरे भाई हैं, ये मामा जी का बेटा ये, तो इसलिए आज बहुत खुशी हो रही है हमें, आज दर्शन करने का मौका मिल रहा है हमें। कहाँ से काशीपुर की बात करेंगे, जहां मुरादाबाद रोड स्थित एक रिजॉर्ट में हज पर जाने वाले 172 जायरीनों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, जिसमें उत्तराखंड हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने हज पर जाने वाले जायरीनों को विस्तार से जानकारी दी और कहा कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार हाजियों के लिए अति गंभीर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से जाने वाले हाजियों के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बताया जा रहा है कि इस बार लगभग उत्तराखंड से 1000 से ज्यादा लोग हज करने के लिए जा रहे हैं। और जिस तरह से पिछली बार भी जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाली हज के लिए, उन सबकी मंजूर हुई और इस बार भी 100% उनकी मंजूर हुई। इसके लिए स्टेट के मुख्यमंत्री, देश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन खतीब भाई का और सब जो अरकान कमेटी है सबका इस्तकबाल करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ कि उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए और आसान फरमाए। आज जो काशीपुर में ये टीकाकरण का जो कार्यक्रम था, हमारे इंतज़ार भाई और इनकी टीम के ज़रिए से हुआ। हमेशा लगातार ये ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूँगा। हमारी मंशा हाजियों को बेहतरीन सुविधा देने की है, चाहे वो हमारे टीकाकरण में हो, चाहे तुर्कमान गेट हज मंजिल में हो, उसके बाद एयरपोर्ट पे हो। बीती रात अल्मोड़ा के सोमेश्वर में भारी बारिश से चनौदा क्षेत्र में मलबा जमा हो गया, कई घरों में मलबा घुस गया। अल्मोड़ा बागेश्वर जिलों को जोड़ने वाला अल्मोड़ा कौसानी हाईवे मलबे से बंद हो गया। भारी मलबे में करीब दर्जन भर गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। उसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। स्थानीय लोग लाखों के नुकसान का दावा कर रहे हैं। फिलहाल 2 जेसीबी सड़क को खोलने में जुटी है। देर शाम तक हाईवे खोलने की उम्मीद की जा रही है। मलबा आ गया कि हमारे 2-3 तो गौशालों के अंदर घुस गया। यहाँ ये गाड़ी तक बह के नीचे, रोड से नीचे पहुंच गई है। और यहाँ पर मिक्सर मशीन थी वो बह गई। कई मकानों में पानी घुस गया। हमारे पंचायत घर तो भर गया है पानी से। उसे जितने भी दस्तावेज थे पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए। इधर गांव को एक लिंक रोड हमने बनवाई हुई थी, जो मुख्य रोड से गांव तक लगभग 700 मीटर बन गई थी, वही पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई। जगदीश चंद्र भट्ट जी के मकान आधा दब चुका है। ये रात में 4 बजे की घटना है और अभी समय हो गया है 10 बज गया है। 1 घंटा पहले जेसीबी आई है और 14 घंटे तक कोई आपदा की टीम आपदा प्रभावित परिवारों से नहीं मिली है। देहरादून की खबर है, जहां साइबर क्राइम के विरुद्ध एसटीएफ उत्तराखंड ने बड़ी कार्रवाई की है। फरवरी से अप्रैल तक देहरादून के गुमानीवाला निवासी वरिष्ठ नागरिक से करीब 45 लाख की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई थी। धोखाधड़ी के 5 आरोपियों को एनसीआर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि लंबे समय से आरोपियों ने कॉल सेंटर खोलकर शहीदों के परिजनों से धोखाधड़ी की थी। आरोपियों के पास से 1,07,000 नकदी सहित 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 42 सिम कार्ड, 42 एटीएम कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपियों के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं और आगे की जांच की जा रही है। इनसे पूछताछ में आया है कि ये लोग काफी समय से कॉल सेंटर्स में काम करते थे और वहां से एक दूसरे के संपर्क में आए थे और वहां से इन्होंने कुछ लीगल एक्टिविटी साइबर फ्रॉड की सीखी थी और पिछले 6 महीने से अपना एक कॉल सेंटर वहां पर चलाते थे। ये गूगल के माध्यम से कई ऐसे विक्टिम्स की डिटेल ले लेते थे, जहाँ पर कि कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो कि जिनको पेंशन मिलती है या कुछ शहीद हैं जिनको बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे लोगों की डिटेल वो गूगल के माध्यम से ले लेते थे और उनको कॉल करके और उनको डरा कर कि आपकी पेंशन बंद होने वाली है या फिर उनको प्रलोभन देकर कि आपको एडिशनल बेनिफिट हम लोग दिलवा सकते हैं, उनके साथ में चीटिंग करते थे, धोखाधड़ी करते थे। तो ऐसे 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, चेकबुक्स इत्यादि बरामद की गई हैं। इन सभी का एनालिसिस किया जाएगा कि इनसे कितने लोगों के साथ में फ्रॉड किया गया है, किस अमाउंट का फ्रॉड किया गया है और इन सभी को अभी माननीय न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया।
उत्तराखंड के जंगल वनाग्नि से झुलस रहे हैं, जिससे पहाड़ से लेकर मैदानी स्तर तक धुएं की चादर ओढ़ ली है। वनाग्नि की वजह से जहां लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है, तो वहीं धुएं से आम लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनकर्मी आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते और ऊंची चोटी होने से आग पर काबू पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मुख्य वन संरक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि चमोली जिले में कुल 5 वन प्रभाग हैं, जिनमें अब तक कुल 128 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं और इस वनाग्नि आपदा में 5 प्रभागों का 175 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उन्होंने जंगलों में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए वन कर्मियों से सहयोग करने की भी अपील की है। हमें सूचना मिली थी, गैरसैंण थाना में हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और उनको जेल भेजा गया और आज तक अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। और उनका जो कृत्य था वो काफ़ी वन अपराध काफ़ी गंभीर था, क्योंकि वो जंगल में आग लगा करके और वो प्रचार कर रहे थे कि जंगल में आग लगाना हमारा कर्तव्य है और हम जंगल में आग लगाएंगे और ये करें। इसलिए उनको भारतीय वन अधिनियम के तहत FIR दर्ज करा करके उनको जेल भेजा गया है। देहरादून में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विगत 4 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों ने भी अपने ग्रीन कार्ड बनवाए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वाईफाई जोन से गाड़ी का नंबर डालने से गाड़ी की सारी डिटेल्स मिल जाती है। प्रदेश में कई जगहों पर RTO के सघन चेकिंग दस्ते मुस्तैद हैं। लगातार चेकिंग अभियान जारी है। उत्तराखंड सरकार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देगी। इसके तहत हाई स्कूल के छात्रों को 1000 रुपए, जबकि इंटरमीडिएट के छात्रों को 1500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 6वीं और 8वीं स्तर के विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें ब्लॉक स्तर पर चयन किया जाएगा। उन्हें भी छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने यह जानकारी दी और कहा कि सरकार द्वारा छात्रों के लिए चलाई जा रही हर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि कोई भी छात्र वंचित न रहे। सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि छात्रों की 100% उपस्थिति के साथ पढ़ाई में रुचि बनी रहे। गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। तो जितने भी टॉपर हैं उनको हर महीने, जो हाई स्कूल के टॉपर हैं उनको 1000 रुपये प्रतिमाह, और जो इंटरमीडिएट के 12th के हैं उनको 1200 रुपये प्रतिमाह जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था वो की गई सरकार से, वो उनको मिलेगी। इसके अलावा जो हमने कक्षा 6 और 8 के स्तर पर भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा है, उसके माध्यम से भी हम बच्चों का चयन कर रहे हैं। जो उसके बच्चे हमारे छात्र उसको टॉप करेंगे, तो ब्लॉक लेवल मेरिट बना के कुल जो छात्र संख्या प्रतिभात करेगी उसमें 10% बच्चों को हम लोग इससे कवर करेंगे। तो ताकि एक तो उनकी जो स्कूल में अटेंडेंस है वो बढ़े, और जो पढ़ाई के प्रति रुचि है वो बढ़े, और जो उनकी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो सके। तो सरकार की तरफ से जो छात्र मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुल रहे हैं, जिसके बाद 6 माह तक भगवान के दैनिक अभिषेक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के साथ कलश यात्रा डिम्बर गांव स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से रवाना होकर गुरुवार को कर्णप्रयाग पहुंची। यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने गाड़ू गला तेल कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष ने बताया कि ये यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए 11 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। 12 मई को कपाट खुलने पर गर्भगृह में तेल कलश स्थापित किया जाएगा। पहले चरण के तहत 28 अप्रैल को डिमरी पुजारियों के मूल ग्राम डिम्बर गाड़ूगढ़ा पहुंचा था। आज दूसरे चरण के तहत गिरी नरेश के राज दरबार से डिम्बर पहुंचा था। दूसरे चरण के तहत डिम्बर में लक्ष्मीनारायण मंदिर में विशेष पूजन अर्चन के उपरांत बद्रीनाथ धाम के लिए तेल कलश गाड़ूगढ़ा प्रस्थान कर गया है। आज का रात्रि विश्राम ये विभिन्न पड़ावों से कर्णप्रयाग, लंगासू, उमट्टा, पाकी, जयकंडी और ये पीपलकोटी होते हुए पाकी रात्रि विश्राम करेगा। जोशीमठ, पांडुकेश्वर होते 11 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा। जैसे ही 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, कपाट खुलने के साथ ही
भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में डिमरी पुजारियों के द्वारा इस तेल कलश को स्थापित कर दिया जाएगा और 6 महीने यात्रा काल के दौरान प्रधान अर्चक रावल जी के द्वारा भगवान का जब अभिषेक होगा, उस अभिषेक पूजा में इसी गाड़ू घड़े में भरा हुआ तिलों का तेल भगवान की पूजा में प्रयुक्त होगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हैं। बीएलओ को नगर क्षेत्र के निवासियों का नाम मतदान सूची में जोड़ने और मृत व्यक्तियों का नाम सूची से हटाने का निर्देश है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया खत्म होते ही चुनाव आयोग की ओर से निकाय चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन को मतदाता सूची दुरुस्त करने का निर्देश है, जिसके बाद काशीपुर प्रशासन लगातार नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के साथ ही उसे दुरुस्त करने का प्रयास करता नजर आया। जिन लोगों का निधन हो चुका है उन्हें सूची से हटाने के साथ ही नामों में संशोधन भी किया जा रहा है। काशीपुर के तहसीलदार ने बताया कि नगर निगम में 160 बूथ हैं, जबकि 1,50,422 वोटर्स हैं। आगामी जो चुनाव होना है नगर निगम का, उसमें नगर निगम काशीपुर में 160 बूथ हैं। पिछली बार 135 बूथ थे, इस बार 25 बूथ बढ़ाया गया है और 1,50,422 वोटर अभी तक हैं। और जो इस राज्य प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस हफ्ते जिनके नाम जुड़ने हैं, जिनके नाम उसमें वोटर लिस्ट में जुड़ने से रह गए हैं, उनके नाम जुड़ने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें सारे बीएलओस को डायरेक्शंस दिए गए हैं, सुपरवाइजर्स को डायरेक्शंस दिए गए कि अपने अपने बूथों में बैठ के सभी जो छूटे हुए नाम हैं उनका नाम जोड़ें या फिर इधर हो गया तो उनको संशोधन करें। और ये काम अभी बीएलओज और सुपरवाइजर कर रहे हैं तथा बीच बीच में हमारे स्तर से, हमारे नायब तहसीलदार कानून गोये मेरे स्तर से इस पर निगरानी की जाए। बुधवार को पूर्व राज्य मंत्री हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भीमताल विधानसभा में जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जिलाधिकारी ने सुदूरवर्ती इलाके का स्थलीय निरीक्षण किया था। जल जीवन मिशन सहित सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लीपापोती की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि यहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं और इसके साथ ही अनियमितताएं और भ्रष्टाचार भी हो रहा है। उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल करेंगे। आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। आरोप तो किसी पे भी लगा, मैं सच्चाई आपके सामने वीडियो दे रहा हूं ना। सड़क का मैं नहीं ना, वो जो जिन्होंने वीडियो डाला, कौन था पटरानी सड़क का वीडियो जिसने डाला, मिट्टी पर डाम और खुले दिख रहा है, फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी अधिकारी अंधे हैं, फिर भी जनप्रतिनिधि अंधे हैं। इसका मतलब 20% मेरे को ये सुनाई आया, 20 से 25% पहले ठेकेदार से कमीशन मांगा जाता है, उसके बाद वो काम शुरू करता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, 90% जो वहां काम हो रहे हैं सरकारी, चाहे वो सड़क का है चाहे वो जल जीवन मिशन का है, वहां के जनप्रतिनिधियों का उसमें पार्टनरशिप है। उनकी मशीनें हैं, उनकी जेसीबी है, इसलिए भ्रष्टाचार पर अधिकारी उस पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से बड़ी खबर है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक पुरुष नक्सली ढेर हुआ है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई जिसमें एक पुरुष नक्सली मार गिराया गया। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गरियाबंद जिले से लगे ओडिशा सीमा पर मुठभेड़ हुई है। गरियाबंद जिले से लगी ओडिशा सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें। मुठभेड़ सामने आई है, पुलिस नक्सली मुठभेड़ जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। शोभा थाना क्षेत्र के गरीबा के जंगल से लगी सीमा पर मुठभेड़ हुई है। शोभा थाना क्षेत्र के गरीबा के जंगल से लगी सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है। नवरंगपुर पुलिस और ओडिशा एसओजी की कार्रवाई है। नवरंगपुर पुलिस और ओडिशा एसओजी ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें आपके सामने हैं। गरियाबंद से यह बड़ी खबर है, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक पुरुष नक्सली ढेर हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गरियाबंद से बता रहे हैं, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। गरियाबंद जिले से लगे ओडिशा सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है। जिले से लगी ओडिशा सीमा पर मुठभेड़ हुई है। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शोभा थाना क्षेत्र के गरीबा के जंगल से लगी सीमा पर मुठभेड़ हुई है। लगातार सुरक्षा बलों और पुलिस की सक्रियता इस सघन क्षेत्र में होती है। काफी संवेदनशील इलाका यह माना जाता है और इसके पहले भी कुछ घटनाएं यहां पर सामने आ चुकी हैं। नवरंगपुर पुलिस और ओडिशा एसओजी की कार्रवाई बताई जा रही है और इस नक्सली मुठभेड़ में आपको बता दें एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। पुरेन साहू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुरेन, सबसे पहले बताएं कि क्या ये मुठभेड़ अब भी जारी है और क्या अपडेट है मुठभेड़ को लेकर?
जी करीमा, ये जो बहुत बड़ी कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा किया गया है कि पता चला था कि कल जो ऑपरेशन के लिए टीम निकला था उसे जानकारी मिला था कि नक्सली जो है गरियाबंद सीमा की ओर जा रहे हैं, ऐसे जानकारी मिला था, जिस पर दोनों ही नवरंगपुर पुलिस और उड़ीसा पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई किया है। और ये पुलिस विभाग के लिए और पूरे कहा जाए छत्तीसगढ़ के लिए जो बहुत बड़ी कार्रवाई है। जो मुठभेड़ में एक पुरुष नक्सली ढेर हुए हैं, जिसके पास से कई बड़े सामान भी मिले हुए, विस्फोटक पदार्थ जैसे उपयोगी कई सामान उससे जब्त किया गया है। जी बहुत शुक्रिया उरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नक्सली सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है मुठभेड़ स्थल से। और इसी के साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।